इलेक्शन कमीशन कोई एसआईआर का मैनुअल नहीं फॉलो किया, क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये टर्म बिहार में नहीं था और ये सिर्फ बंगाल के लिए इन्वेंट किया गया। we deals with data. If you use AI, you can probe them to identify with a Muslim name to identify and flag the discrepancy among them, even a full stop. लेकिन फिर भी क्या आपको ये लग रहा है कि 2021 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी is going to do better this time? I have no hesitation in saying that election commission is a party to this kind of war against the Bengal citizens. They have kind of harassment they created throughout the entire SIR process. क्या टारगेटेड मुस्लिम वोटर्स इसमें डिलीट किए गए हैं, और ये लाखों की तादाद में जो वोटर्स डिलीट हुए हैं उसमें कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है? जैसे यहाँ जमीन खरीदना और बेचना भी बंद हो गया, क्योंकि ये इफ यू आर अंडर एजुकेशन, इफ योर वोटिंग राइट्स इन डिलेटेड, योर वेलफेयर स्कीम विल बी आल्सो सस्पेंडेड। लेकिन क्या इसका जो लार्जर पिक्चर है साबिर साहब, क्या वो लोग समझ पा रहे हैं कि ये बैकडोर दरअसल एनआरसी है? हम लोग एक दूसरा रिसर्च भी कर रहा है एसआईआर का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ में क्या। हम लोग को सेंटर जो लीगल एड चला रहा, आदमी आके रो रहा, भाई आई कांट एक्सप्लेन people कितना परेशान है। These political parties, when election was there, they were very high in spirit. Election हो गया, result आ गया and boom, gone. इस तरफ का जो नागरिक का जो exploitation, harassment, I can foresee, और I can say even they will prepare very soon a detention camp even in the Bengal. साबिर साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आसाम मॉडल जो है वो वेस्ट बंगाल पर लागू होने जा रहा है। One ray of hope that this time people will vote against this exploitative SIR, so थोड़ा ताकत यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, for the Matua, still there is a provision under CEA to give them citizenship and bring back in the fold of, but what is there for the minorities? नाउज में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटीज के जरिए वो स्टोरीज आपके सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हैं, यानी हमारे पीछे किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है। हमारी असली ताकत आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ज़रूरी स्टोरीज लगातार आपके सामने आती रहें, तो हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के ज़रिए आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम यूं ही आपके सामने स्टोरीज लाते रहें और यूं ही काम करते रहें। आदाब, नाउज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जब हम ये बात कर रहे हैं और आज का जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूं, उस वक्त पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहले फेज की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और जो वोट प्रतिशत हमारे सामने निकल कर आया है वो 92% से भी ज़्यादा है। ये वेस्ट बंगाल की तारीख में ये कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, टीएमसी भी ये दावा कर रही है कि SIR के विरोध में दरअसल ये बम्पर वोटिंग की गई है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो उनका कहना है कि ये टीएमसी के विरोध में वोटिंग की गई है और ममता बनर्जी का सूरज जो है वो डूब रहा है। लेकिन हम अगर पिछले कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें तो हमने देखा है कि जो विमेन वोटर है वो बहुत बड़ी तादाद में वोट कर रहा है। बिहार का एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसके साथ साथ प्रो इनकम्बेंसी जो है वो भी वोटिंग हमने बड़ी तादाद में बिहार में भी देखी, और वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी एक्सपर्ट्स जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अगर हम जब वेस्ट बंगाल की तारीख की बात करते हैं, सियासी तारीख की बात करते हैं, तो हमने देखा कि कांग्रेस किस तरह से एक लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल पर काबिज रही। फिर हमने देखा कि लगभग 3 दशक तक लेफ्ट पार्टीज का कब्जा रहा। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उन्हें अभी 15 साल ही हुए हैं। तो क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से वापसी करने जा रही हैं? पश्चिम बंगाल का मिजाज थोड़ा इसी तरह का है, ठहराव पसंद, वो चीज़ों को देखकर समझकर ही वोट करते हैं। बंगाली अस्मिता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनल हम कह सकते हैं कि एक तरह से
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने की है और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। लेकिन उसका काउंटर नैरेटिव भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने दिया है वो भी खासा कामयाब हो रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कैसे आपकी मांस मछली ये सब खत्म हो जाएगी। उनका ये कहना कि देखिए मंगलवार सोमवार और शनिवार इस तरह के डेज होंगे और आप सोच लीजिए कि क्या जो बंगाली मानुष है वो मछली बिना मांस खाए क्या एक दिन भी रह सकता है। वहां तो पूजों में भी जो नॉनवेज है उसको एक तरह से भेंट किया जाता है। तो वहां जो वो नैरेटिव है वो भारतीय जनता पार्टी उस तरह से सेट करने में उस तरह से कामयाब नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि ये काबा की धरती नहीं काली की धरती है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। इतिहास को उन्होंने गलत तरीके से कोट किया। शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए नजर आए कि देखिए एसआईआर हुआ है तो बीजेपी यहां पर सत्ता में आने जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एसआईआर जो हुआ है उसमें लाखों वोटर्स जो काटे गए हैं, क्योंकि मैं लाखों इसलिए कह रही हूं क्योंकि पहले 90 लाख था ये आंकड़ा, फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ जो एडजुडिकेशन में डाले गए थे उनमें से कुछ वोटर्स को शामिल किया गया है, फिर एंड मोमेंट पे 7 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो एक फाइनल जो फिगर है वो अभी मैं अपने गेस्ट से जानूंगी कि अभी फाइनल फिगर क्या है और इसका असर कितने बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये क्या कहती है? मुस्लिम इलाकों में क्या ज्यादा वोटिंग हुई है? हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं जो लेबर्स हैं वो अर्बन पॉकेट से वो बड़े पैमाने पर वो अपने घरों की तरफ गए यानी पश्चिम बंगाल गए, वहां पर जाकर उन्होंने वोट किया है। और हमने देखा कि देर तक यानी कि 7-8 बजे तक भी लंबी कतारें अभी भी हमें वेस्ट बंगाल के अलग अलग बूथ्स पर देखने के लिए मिली। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर अर्बन और रूरल दोनों पॉकेट्स में निकले हैं वोट करने के लिए। तो ये पैटर्न क्या कह रहा है? आसाम में भी हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत जबरदस्त रही है और उसमें ये कहा गया कि महिला वोटर और मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर वोट किया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ साबिर अहमद साहब हैं। ही इज द फाउंडर डायरेक्टर एंड लीड ऑफ द सब्र इंस्टीट्यूट, a public policy research organization based in Kolkata, West Bengal. Sabr has been engaged in data-driven research for over a decade and has drawn significant national attention in the past 6 months for its work on special intensive revision. और हमने ये देखा कि उनकी रिपोर्ट्स को काफ़ी जगहों पर रिपोर्ट किया गया है, उनके बारे में मेंशन किया गया है और अलग अलग हमने वेबसाइट पे देखा, न्यूज़ एजेंसीज पे देखा कि सब्र इंस्टीट्यूट की एसआईआर को लेकर जो एक्सटेंसिव उन्होंने डिटेल रिसर्च जो प्रोड्यूस की है उसको बहुत जगह पर कोट किया गया है। साबिर अहमद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल नाउज नेटवर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया आज ये मौका देने के लिए। कुछ बात पश्चिम बंगाल से हम कहने जा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। साबिर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, इससे पहले मैं एसआईआर की इन तमाम टेक्निकल पहलुओं पर मैं आऊं और मैं आपसे उस पर डिटेल में बात करूं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जिस दिन हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस दिन वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है। आप खुद वहां पर बंगाल में मौजूद हैं, आप वहां के वोटर भी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस वोटिंग परसेंटेज को? क्या बताती है, क्या ट्रेंड बताती है और किस तरफ जा रहा है ये वोटिंग परसेंटेज, क्या कहता है? जैसे आप इंट्रोडक्शन में ये बताया जो 90% से ऊपर आज वोट किया आदमी, और ये सारे रूरल सेक्टर में है। और यहाँ मतलब जैसे मुर्शिदाबाद और सब कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो आज ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है। पहले भी इन बंगाल रूरल एरिया में इस तरह का वोटिंग पैटर्न हम लोग पहले भी देखा, पर इस बार ज़्यादा हम लोग परसेंटेज वाइज देख रहा। तो इसका 2-3 कारण हम लोग जो फील्ड से बात किया जो हम लोग को ये है, एक तो ये एसआईआर का खिलाफ एक मैंडेट है, क्योंकि अगर मुर्शिदाबाद का पिछले जो इलेक्शन का आंकड़े देखेगा वहाँ वुमेन वोटर ज़्यादा वोट किया। इस बार सारे जो माइग्रेंट वर्कर बंगाल छोड़ के जो बाहर में है, जैसे ये दिल्ली में हो सकता, पुणे, दिल्ली और केरला, ये सब जगह से पिछले 10 दिन हम लोग ये रेलवे स्टेशन में ऑब्जर्व कर रहा, बहुत सारे माइग्रेंट वापस आ रहा ट्रेन से, कुछ जो अफोर्ड कर सकते हो फ्लाइट से। इसीलिए फ़्लाइट का हाइक बहुत ज़्यादा हो गया। मुंबई
दिल्ली और साउथ इंडिया से फ्लाइट का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया। ये कारण है दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि एक र्यूमर भी मतलब फैलाया गया जो अगर इस बार वोट नहीं देगा तो उस वोट नाम कट जाएगा। पहले तो 1% का नाम ऑलरेडी कटा हुआ अननेसेसरी बिकॉज ऑफ द एसआर, जिसका बचा हुआ दे वांटेड टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द वोटिंग एक्सरसाइज। तो जैसे हम लोग देखा मुर्शिदाबाद पिछले लोकसभा और विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर वुमेन था, पर इस बार देखने मिला वुमेन मेन दोनों इकट्ठा होके एकदम सुबह सुबह 1 बजे से पहले 60% हो गया। तो इसका एक जो आदमी कितना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहा। और आपको ये जानकारी भी होगा, इवन सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा आप लोग हर चीज़ में पॉलिटिकली बात करते हैं, तो बंगाल सोसाइटी जो पॉलिटिकल सोसाइटी पॉलिटिकली बहुत एवर होता, इसीलिए एक मतलब राय देने आया। वो किसका पास जाएगा मालूम नहीं है, बट वो ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया। इसका रिफ्लेक्शन आज दिन भर देखने मिला। 1 बजे से पहले 60% करीब वोट हो गया। मुर्शिदाबाद में स्पेशली अब शमशेरगंज जहाँ सबसे ज़्यादा वोटर का नाम कट गया, वहाँ सबसे ज़्यादा वोट किया। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है जो ये नागरिक उसका जो हिस्सा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, ये खुलकर आज पार्टिसिपेट किया और एक मैसेज भी देने चाह रहा, वी आर पॉलिटिकल सोसाइटी, वी वांट टू टेक क्लियर डिसीजन ऑन दिस। जी, क्या ये आप गुस्सा इलेक्शन कमीशन के को लेकर, एसआईआर को लेकर, एक उनका जो बेसिक राइट है वो छीने जाने को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि इसलिए बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वोटिंग राइट ही उनका छिन गया तो कल को उनका आधार कार्ड छिन सकता है, उनका राशन कार्ड छिन सकता है, वो एक देश में एक ऐसे नागरिक बन सकते हैं जिनके पास कोई अधिकार ना हो और सिर्फ वो रह रहे हों। और ये कुछ लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा जो ये कह रहे थे, खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स, कि उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। और अजीब सी एक हालत, मतलब जो एक इंसान के तौर पर जो आपके दिल को भी बहुत तकलीफ पहुंचाती है। एकदम आप सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन पिछले 3-4 महीना से अपना खुद सिटीजन को जैसे मतलब जिस काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट के बावजूद उसका नाम नहीं है, तो ये एक डिग्निटी की बात होता। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये पिछले 1952 से इलेक्शन कंडक्ट कर रहा, इसका एक ऑटोनोमस रिस्पेक्ट मिलता। अभी एक मेरा दोस्त बताया हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर काम करता है एज ए जर्नलिस्ट, बट अभी पॉलिटिक्स कवर कर रहा लग रहा। इतना एम्बिग्यूटी और 3 महीना में इतना बड़ा एक्सरसाइज क्यों करने का फैसला लिया, इसका नियत मकसद क्या है, ये सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि 3 महीना में ये करने वाला काम नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आदमी को लाइन में खड़ा होने पड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब 100 साल के ऊपर डॉक्यूमेंट जमा करके बाद उसका पासपोर्ट जमा देने का बाद भी उसका नाम डिलीट हो गया। ये मतलब ये दर्द हो रहा, आदमी नौजवान से बुढ़ा आदमी सारे परेशान होकर फ़ोन कर रहा कि इसका बाद क्या होगा, हम लोग का क्या, या मतलब ये डिटेंशन कैंप में जाने पड़ेगा और कहाँ जाने पड़ेगा। ये निर्वाचन कमीशन का जो रोल था, ये हम लोग को एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक ऑटोनोमस बॉडी था, ये सिर्फ इस इलेक्शन के लिए पूरा देश का डेमोक्रेटिक जो पिलर है इसका ऊपर एक अटैक बोल सकते। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिहार में जो किया उससे बढ़कर ये किया, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी अंडर एजुकेशन जो टर्म सुनने मिला, ये इलेक्शन कमीशन एसआईआर मैनुअल में नहीं है। जब जो मर्जी है व्हाट्सएप द्वारा ऑर्डर देके ये एग्जीक्यूट किया। ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री खुद का सिटीजन के लिए इतना खिलवाड़ नहीं हुआ था अभी तक। तो ये सारे नौजवान जो जिसका नाम कट गया है, ये पूरा ट्रस्ट उसका डेफिसिट हो गया इसके ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर। क्योंकि इतना दिन से हम लोग देखा वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं काम कर रहा, मगर ये देख रहा एक कोई पार्टी का सत्ता के लाने के लिए कोशिश कर रहा। ये एकदम साफ नज़र में आ रहा। बाहर से माइक्रो ऑब्जर्वर लिया गया, बाहर से सारे ऑब्जर्वर लेके गया, जिसका ये बंगाल का बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसी को इस्तेमाल करके आदमी का डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर इतना बड़ा अटैक हम लोग मतलब मेरा ज़िंदगी में और हिस्टोरिकली ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ।
जी। मैंने ये भी देखा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सीआरपीएफ और सेना वहाँ पर लगाई गई। एम्बिवेंस ये कहा गया कि एक तरह से जो टैंक्स हैं वो वहाँ पर भेजे गए, जिसकी वीडियो बड़ी हमने सोशल मीडिया पर वायरल होती देखी। लोगों ने कहा कि ऐसा तो नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी हमने इतने बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन नहीं देखा जितने बड़े पैमाने पर हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। लग रहा है कि वोटिंग नहीं, वहाँ पर कोई जंग जैसी कोई सिचुएशन हुई हुई है। और उस सब के बाद भी हमने कुछ यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंसेस भी देखे जिस दिन वोटिंग हो रही थी कि बीजेपी के नेता को दौड़ाया गया, जहां वोटिंग हो रही थी वहां से। इस तरह के कई इंसिडेंसेस भी हमें देखने के लिए मिले। ये जो मैं एसआईआर पर आ रही हूँ उसके डिटेल में मैं बात करूंगी साबिर साहब, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि ये ज्ञानेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, एसआईआर, क्या इस सब का ये गुस्सा है जो बड़े पैमाने पर हम वोटिंग परसेंटेज में क्या हम देख रहे हैं? और क्या आपको ये प्रो इनकम्बेंसी आपको वोट लगता है कि तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद, जिसको कहते हैं हिंदी में साम दाम दंड भेद, जो बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है, उसके बाद भी अगर एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिस वोटिंग परसेंटेज स्टेटिंग एंड यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रही है वोटिंग परसेंटेज कि ये दीदी को वापस लाने के लिए है, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात है फिर। I think it's a clear indication, just you have rightly called, it looks like a war zone. I get 5-10 minutes late because in cities like Kolkata, we have never seen the security forces managing even a traffic. That is, it's not acceptable. We have never seen this situation. Even the whole forces from the RPF to CRPF, whole process is now came in to deploy in the various part of the West Bengal, and it looks like not only Amit Shah, along with the election force and all the forces is battling with the Bengaliness. So this is a clear indication. This is pro-incumbency because, as I earlier said also, people don't want to waste any single vote. They have even in the fear they have photocopied the voting slip they have given just to preserve that we want to keep it a security as a proof we have voted. So they want to prove that we have voted this time, unlike previous time हम लोग का 2-3 पार्टी का स्लिप मिलता था। इस बार इलेक्शन कमीशन और कई तरह आज मतलब ridiculous rules they have brought. They have banned the bike. They would not allow maid to come in the big housing on the voting days. This kind of, I don't know, it's very unprecedented in the election history of India per se. So the Bengal people, they are decided to give a lesson, and that would be the biggest regret of the ruling dispensers in Delhi. That they could not conquer like the last whip of the king because they have owned the Bihar, Odisha, Assam. But Bengal, the spirit of Bengal, they can't conquer that. That would be the biggest regret, despite deploying all kind of forces, including election commission. I have no hesitation in saying that election commission is a party to this kind of war against the Bengal citizens. They have kind of harassment they created throughout the entire SIR process. I think this is a blow to, and the Bengal people will again prove that despite using all sorts of unconstitutional means to win the state, but Bengal people are united. I think they will vote in favor. It's a pro pro Mamata votes. I can clearly see. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव मेड। और ये क्लियरली लग भी रहा है, ये लग भी रहा है कि ये एक अग्रेसिव वोटर है जो बाहर निकल कर आया है। उसके लिए उसकी बंगाली अस्मिता, जो नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है उसे जो थोपने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर एक तरह से उसने अपना रेजिस्टेंस जो है वो दिखाया है, वो भी साफ तौर पर लगता है। ममता बनर्जी ने भी इसको बहुत अच्छे से भुनाया है और उनकी जो पूरी इलेक्शन कैंपेन रही है वो भी बहुत क्लेवर रही है, वो भी हमने देखा है। और
उसका भी फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हुमायूं कबीर जैसे लोगों को जो खड़ा किया गया, उसका पूरी तरीके से मुसलमानों ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। और एक चेहरा ममता बनर्जी के सामने जो खड़ा किया जाना था कि इफ नॉट ममता बनर्जी देन हु, तो अगर शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया जाए तो जाहिर सी बात है लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो पहले टीएमसी में थे, बीजेपी में आ गए, और जिस तरह की कम्युनल भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही पश्चिम बंगाल को उन्होंने कम्युनल कर दिया हो, लेकिन उतना नहीं अभी भी कर पाए हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी जैसे शख्स को शायद उस तरह से एक्सेप्ट करें कि। लेकिन फिर भी क्या आपको ये लग रहा है कि 2021 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू डू बेटर दिस टाइम? 2-3 सवाल आप जो पूछा है इसमें थे, पहले एंटी इनकम्बेंसी 15 साल में होना जरूरी है, होता है, बनता है, बट दिस बार बिकॉज ऑफ द एसआर, बिकॉज एसआर डायरेक्टली is related to its citizenship, dignity and as a human being, it's a blow. So आदमी सारे जैसे हुमायूं कबीर वगैरह जो मुद्दा उठाया, ये सारे बैकसीट में चला गया इस बार चुनाव में, क्योंकि अभी एग्जिस्टेंस के सवाल है, सर्वाइवल का सवाल है। इसीलिए सारे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जैसे बंगाल में मुस्लिमों का अंदर कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, 3-4 महीने पहले भी था, वाकफ का लेके थोड़ा एंगर था, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी की वजह से कोई प्रोटेस्ट हुआ, ओबीसी रिजर्वेशन, बट ये सारे इस बार माइनॉरिटी ने ये सब हटा के क्योंकि जो सामने खड़ा हुआ, हम लोग का पास सामने ये एग्जाम्पल है, आसाम में क्या हो रहा, जोगी साहब क्या कर रहा है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स हुई है, ये सब ये बंगाल का साथ एकदम नहीं जाएगा। और जो पोलराइज बात करने जा रहा, एक एसआईआर इवन फॉर द नॉन मुस्लिम इज ऑल्सो बैक पर, क्योंकि ये बीजेपी बहुत दिन से मतुआ कम्युनिटी जो ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया, उसको भी सिर्फ लिप सर्विस देते जा रहा। यहाँ एक चीज़ भी याद रखने हैं, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट का जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, जैसे लक्ष्मी भंडार, जैसे ये स्वास्थ्य साथी और युवा साथी, ये बीजेपी भी इसको डिस्कस नहीं कर पाए, इसका पैसे ज़्यादा देगा बोलकर, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। तो इस बार जो हो सकता, बीजेपी का पास क्या है, पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है, ये वो कुछ हद तक कर सके, बट इस बार जो लग रहा, एक्सेप्ट इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया में सारे आदमी को लाइन पर खड़े होने पड़ा। मेरा साथ एक यंग लड़का काम करता है, वो बोला मेरा दोस्त, जिस दिन मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट कॉल आया, उस दिन एसआईआर का हियरिंग का भी कॉल आया। तो हम ये फर्स्ट इंटरव्यू छोड़ के, ये नॉन मुस्लिम एक यंग नौजवान लड़का है, उसको एसआईआर हियरिंग में खड़ा होना पड़ा, सब डॉक्यूमेंट लेके उसको जाने पड़ा। तो ये बोला this time I have to think whether I have did mistake by supporting BJP in the past. So this kind of youth can see the kind of the harassment meted out to their families. ये इस बार ये लग रहा, ये बीजेपी के लिए एक शॉकिंगली नंबर कम हो सकता, मगर इसका जो एक खूबी है पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स और सारे मिशनरी का यूज़ करने का जो तरीका है, ये थोड़ा डर में है। इसी का वजह से कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि अर्बन एलिट जो होता है उसका ये सब देने लेने का नहीं है। जैसे एसआईआर का पूरा विक्टिम गरीब आदमी हुआ, तो ये अर्बन रिच आदमी का वजह से और पोलराइजेशन का पार्ट में, क्योंकि उसका नारा है ये बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंग्या भर गया, और ये कुछ सेक्शन इसको मतलब एक्सेप्ट करने शुरू कर लिया, और मुस्लिम लोग सारे नौकरी खा रहा। इस टाइप का जो नैरेटिव, नफरत का जो नैरेटिव बनाया, इसमें कुछ वोट जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल से इस तरफ का वेरी साइलेंटली ये काम किया। तो मतलब फिर भी जितना एसआईआर का वजह से जितना ये लोग का आदमी को झेलना पड़ा, आई थिंक वोट विल बी गो अगेंस्ट द बीजेपी। तो जाहिर सी बात है, ये लग रहा है कि जिससे अति का अंत होता है वो होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इतने अग्रेसिव होकर लोगों ने वोट किया है, और शायद बीजेपी को ये लग रहा होगा कि बिहार वाला मॉडल बंगाल में भी काम करेगा। लेकिन जैसे मैं सियाली घोष को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश नहीं है, हरियाणा नहीं है, दिल्ली नहीं है, बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल है। और क्या वही क्या होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन अब मैं साबिर साहब SIR पर आना चाहती हूँ। SIR की जब हम बात करते
हैं तो हम इसकी बात करते हैं कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में लाखों वोटर्स हटा दिए गए, किस तरह से अलग अलग तरह के एजुकेशन और अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज और ये सब जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, उसको और ज़्यादा मुश्किल बनाया गया। आपने जो ये रिसर्च की है उसमें ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से मैं ये जानना चाहती हूँ, उसमें आपने क्या बड़े पैमाने पर देखा है? क्या टारगेटेड मुस्लिम वोटर्स इसमें डिलीट किए गए हैं? और ये लाखों की तादाद में जो वोटर्स डिलीट हुए हैं उसमें कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है? पहले ये हम लोग को गौर करना चाहिए, जब नवंबर में ये प्रोसेस शुरू हुआ और उसका फर्स्ट लिस्ट दिसंबर में पब्लिश हुआ था, उस टाइम जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, मैप पॉपुलेशन ज़्यादा था। ये पूरा हम लोग डेटा दे के निकाला। जैसे मुर्शिदाबाद में फरक्का, भगवान गोला, शमशेरगंज, जहाँ भी जाओ वहाँ सबसे ज़्यादा मैप पॉपुलेशन। मैप मतलब क्या होता, 2002 से जुड़ा हुआ लिंक सबसे ज़्यादा मुस्लिम को मिला। और कौन 2% से नीचे अनमैप पॉपुलेशन था। ये मतलब एकदम खुल के उकर के आया था। और हम लोग कहाँ अनमैप पॉपुलेशन मिला, ये 10%, क्लोज टू 10%, कोई जगह 15% अनमैप था। ये मथुआ बेल्ट था जहाँ ईस्ट बंगाल से आया हुआ आदमी बसा हुआ था उसमें। ये देख के इलेक्शन कमीशन को तज्जुब लगा, तो ये हम तो नहीं करने चाह रहा ना, हम लोग तो मुस्लिम को बात देने चाह। तो ये एक, उसका बाद जब डॉक्यूमेंट एग्जामिन शुरू किया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये सब डॉक्यूमेंट चेक करे। तो इसका बाद ये टर्म वो लोग निकल के लाया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। ये क्या होता, मेरा नाम जैसे सबीर अहमद SABIRAHMED होना चाहिए, मगर मेरा हेडमास्टर बीच में एक ए डाल दिया, गिफ्ट कर दिया, ये आ गया उसका इलेक्शन कमीशन का नज़र में। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। इलेक्शन कमीशन को कौन ऐसा पावर दिया, मेरा 6 बच्चा रहेगा कि 10 बच्चे, क्योंकि यहाँ तो चाइनाज पॉलिसी टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। तो पिछले ज़माने में माइनॉरिटी और दलितों में 6 से भी ज़्यादा बच्चा हो सकता। ये भी हुए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला कि आपका 6 बच्चा क्यों है, क्यों इतना सिबलिंग्स है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी नहीं है, कहीं SIR मैनुअल में लिखा है। और मोहम्मद आयुब हो गया, आयुब मोहम्मद, ये उसका गलती से हुआ। ये सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। तो हम लोग जब फर्स्ट लिस्ट निकाला था, तो पॉपुलेशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल भवानीपुर जहाँ ममता बनर्जी लड़ाई कर रही हैं, 20% मुस्लिम है, उसी हिसाब से ASGD नाम में आया था। और जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आया, ये पूरा डबल हो गया, 40% से ज़्यादा ये मुस्लिमों का अंदर हो गया, और दूसरा कम्युनिटी जैसे पॉपुलेशन है ऐसा ही है। और पकड़िए मेटिया बुरुज जहाँ 60% मुस्लिम है, वहाँ चला गया 90% लॉजिकल डिस्क्रिमिनेसी। ये पैटर्न सारे बंगाल में हम लोग देखने शुरू किया। फिर उसका बाद अंडर एजुकेशन में उन लोग को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के पास उन लोग को पब्लिक हियरिंग में बुलाया। सारे डॉक्यूमेंट्स माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी जो है, पासपोर्ट से लेकर सारे जितना डॉक्यूमेंट्स था, वो जो बोला ये सब सारे डॉक्यूमेंट जमा किया। फॉर एग्जांपल, हम पर्सनल बात नहीं करने चाहिए, मेरा भाई और अब्बा का अंडर एजुकेशन में आया, दोनों का पासपोर्ट है, अब्बा बाहर भी गया था। अगर किसी के पास पासपोर्ट है, वो बाहर जा चुका, तो एक नॉर्मल एक रिगरस एग्जामिनेशन हुआ, उसका बाद ही तो उसको पासपोर्ट मिला। इस तरह का लाखों आदमी का इस तरह का डॉक्यूमेंट जमा किया। उसका बाद मेरा अब्बा का हो गया, अप्रूव हो गया, वोटर लिस्ट में ना है, मेरा उसका लड़का का हो गया डिलीटेड, वो पासपोर्ट होल्डर है। इस तरह का पूरा सारे बंगाल में जहां मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड है, डिसप्रोपोर्शनली अंडर एजुकेशन में डाल दिया। और कौन इसको देखने आया, जुडिशियल ऑफिसर बंगाल और बंगाल के बाहर, जिसको बांग्ला पढ़ने नहीं आता, सारे डॉक्यूमेंट्स बांग्ला में होता। और ये एक ही डॉक्यूमेंट्स देख के, और एक जुडिशियल ऑफिसर का ऊपर इतना, क्योंकि उस टाइम 1 करोड़ से भी ज़्यादा सिटीजन को अंडर एजुकेशन में डाल दिया था। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट जुडिशियल ऑफिसर 15 दिन का अंदर ये इसको ख़त्म करके देगा। ये हो नहीं सकता है। क्यों इतने जल्दबाजी से ये किया और देखा गया। इसका बाद 27 लाख फिर से डिलीटेड हो गया। कुल मिलाकर 91 लाख वोटर को डिलीट किया। इसमें इसका अंदर कुछ आदमी जो डेड हो गया उसको आप निकल भी दीजिए। हम लोग देखा जैसे नंदीग्राम का, हम ये दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी दिखाया, नंदीग्राम में 25% मुस्लिम और डिलीट हुआ 95%। मार्क टीट
जब हम दो नंदीग्राम में एक मैसेज किया, भाई 2 बंदे को नाम भेज दो जो मीडिया से बात कराना, मेरा पास 10 मिनट का 200 आदमी का नाम आया। और जो पत्रकार लोग नॉन मुस्लिम को ढूंढ रहा जिसका नाम सिर्फ पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 219 नॉन मुस्लिम का नाम कट गया। इसका वजह हो सकते डेड हो गया, आपकी दूसरा हो सकते। तो जब ये ढूंढना भी मुश्किल किसका, और आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी वहाँ से चुनाव जीता सिर्फ करीब 1000 का आसपास, 3000 का करीब जो अगर नाम कट गया, तो ये अगर टारगेटेड नहीं होगा तो कैसे ये डिस्प्रोपोर्शनली। आप उत्तर बंग में जाइए, आप मुर्शिदाबाद में जाइए, कोलकाता का अंदर भवानीपुर, जोड़ासांको, पोर्ट एरिया में हर जगह हम लोग डेटा एकदम रॉ डेटा हम लोग पब्लिश भी कर दिया। आप चेक कर सकते हैं, हम लोग को जो साइट है उसमें हम लोग पूरा डेटा निकल के दे दिया, जो कितना डिलीट हुआ, उसमें कितना मुस्लिम है कितना नॉन मुस्लिम है, एकदम आंकड़े के साथ ये समझने की कोशिश कर रहा। इसमें एक पैटर्न पूरी तरह से नज़र आ रहा, जहाँ जितना माइनॉरिटी है, जो पहले मैप पॉपुलेशन था, ये मार्क कीजिए, जो 2002 का साथ आराम से जोड़ पाए थे, वो अभी सबसे बाहर निकला गया। इसीलिए हम लोग जो प्रोटेस्ट देखा मालदा में, मुर्शिदाबाद में, ये आदमी ये मतलब अंदर से आ रहा, और ये प्रोटेस्ट का एक रिफ्लेक्शन आज वोट में दिखा रहा। जी ये भी हम लोग का एक बिफिटिंग रिप्लाई है, जो अन्याय हम लोग से हुआ है इसका जवाब हम देने चाह रहा। ये लोग जो इलेक्शन कमीशन कोई एसआईआर का मैनुअल नहीं फॉलो किया, क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये टर्म बिहार में नहीं था, और ये सिर्फ बंगाल के लिए इन्वेंट किया गया। अंडर एजुकेशन एक लीगल टर्म है, और उस टाइम जो सिटीजन है उस खुद का रिप्रेजेंट करने का कोई मौका भी नहीं था। सिर्फ यूनिटरी जुडिशियल ऑफिसर इसको डिसाइड किया। कुछ जगह 60% से भी ज़्यादा उसको डिसअप्रूव किया। तो ये सब देख के पूरा दिस क्लियरली इंडिकेट्स दिस इज अ टारगेटेड इंटरवेंशन, बिकॉज वी नो we deals with data. If you use AI, you can prompt them to identify with a Muslim name, to identify and flag the discrepancy among them, even a full stop. I will show you numerous such examples. MD dot, and sometimes people write full Muhammad. So there is a 10 type of Muhammad can be written, Sheikh can be written, Sabir can be written, Sabir. These came under a logical discrepancy. Election Commission so far was very accommodative in the past election, but these times they become so rude and rigid in determining this kind of flaws, not because of the citizen itself, because some official has done some mistake and the citizen has to bear the brunt of this kind of injustice to them. साबिर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस सबसे आसान होना चाहिए था, यानी कि जो हक जो हमें राइट मिला हुआ है वोट करने का, जो सबसे बेसिक हमारा राइट है, और ख़ासतौर पर हम एक लोकतांत्रिक निज़ाम में रहते हैं तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, उसी को सबसे मुश्किल बना दिया गया। यानी कि आपका एक वोटर बनना अब सबसे मुश्किल काम हो गया है। आप ट्रिब्यूनल के सामने आप अपियर हुए, आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आप आ गए, तो फिर आप अपने आप को सही साबित करते रहिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते रहिए। आपको डिलीट कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो जिंदा हैं और जिनको डेड की लिस्ट में डाल दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं रहते हैं और उनको माइग्रेटेड वहां से दिखा दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं रहते हैं और कहा गया कि नहीं, दो जगह उनका नाम है, जबकि दूसरी जगह उस तरह से नहीं है। तो ये जो डुप्लीकेसी और ये तमाम चीजें ये हमने देखा, और खास तौर पर मैंने जो इकट्ठा हुए लोगों को एक तरह से प्रोटेस्ट करते हुए और अपनी बातों को रखते हुए जो देखा, जितनी खबरें मीडिया के सामने आ पाई, वो ज्यादातर मुसलमान थे। तो क्या आपने भी एक्सप्लेन किया, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो तमाम चीजें हैं वो टारगेटेड मुसलमानों को उनके हक से महरूम करने के लिए ये की गई हैं, और ये दिखाने के लिए भी कि देखिए ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और हमने इनको हटा दिया। तो दो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। एक तो वो एजेंडा जो आप जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं उसको आप सही साबित करवा रहे हैं, और दूसरा आप उन वोटर्स को हटा भी रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर वो वोट ही नहीं कर पाएंगे, वो लड़ते रहेंगे, न जाने कब आएगा फिर उनका नाम। सो जो डिलीटेड वोटर्स हैं, व्हाट वुड दे डू नाउ? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। दूसरा, ये सिर्फ वोटिंग राइट ना है, इसका साथ सिटीजनशिप, डिग्निटी भी जुड़ा हुआ। ये जमीन में पैदा हुआ, इसका
ये फोर फादर जो भी है, हम एक बार रिक्वेस्ट किए सारे फ्रेंड को, भाई आपका फोर फादर और नाना जहाँ कब्रिस्तान में दाखिल है, ये कब्रिस्तान का फोटो थोड़ा डाल दीजिए। ये मेरा दादा का 1905 लिखा हुआ ये कब्रिस्तान, ये ज़मीन में वो लोग दाफन भी हुआ। और ये सवाल इंडिपेंडेंस के इतना दिन बाद आपका ये डिग्निटी का बात भी है। तो ये मतलब ये आदमी रो रहा क्योंकि यहाँ जन्म हुआ, कोई रिश्ता कोई दूसरा कंट्री से नहीं है, या ये कंट्री बनाने में उसका भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारे फ़ोन आ रहा जो स्टेट सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड है, आज तक उसका अंडर एजुकेशन में दिया, ये सिर्फ मुस्लिम नाम के वजह से जुडिशियरी में जुड़ा हुआ, आर्मी में काम किया। मेरा सारे दोस्त जो कॉलेज में पढ़ रहा, पिछले इस बार भी बोले इलेक्शन कंडक्ट कर रहा, उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से इलेक्शन ऑफिसर रहा, ब्यूरोक्रेट्स है, जुडिशियरी है। इस तरह का कैंडिडेट वो खुलकर बता नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है। तो ये जो है, और जुडिशियरी का बात हम कर नहीं सकते, वी हैव फुल फेथ ऑन द जुडिशियरी, मगर किस तरह का रोल वो लोग निभाया, सिंपैथेटिकली ये निभाना चाहिए था, उस तरह देखने नहीं मिला। जो लेकिन जिसका आप नाम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, मैं आपको रोक रही हूँ साबिर साहब, और आप कह रहे हैं कि वी हैव फुल फेथ, बट द क्वेश्चन इज कि इतने दिन से एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है, बिहार का इलेक्शन हो जाता है, अब बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, तमिलनाडु का हो रहा है, वहां क्योंकि वहां पर भी एसआईआर हुआ, और आप ये देखें कि अभी तक कोर्ट ये तक नहीं डिसाइड कर पाया है कि वेदर एसआईआर इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसके बाद बंगाल के बारे में जितना जजमेंट आया, जैसे कुछ दिन पहले बोला 21 तारीख तक जिसका नाम आ जाएगा, आज हम लोग, अब मेरा ट्विटर हैंडल में देख लीजिएगा, सारे प्रोसेस के बाद सिर्फ 1 बिलो 200 का नाम आया, ये अपीलेट अथॉरिटी। और 7 अप्रैल ये अपील प्रोसेस का सारे एसओपी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बताया। अभी तक क्या प्रोसेस चलेगा? एक ट्राइब्यूनल बना, उसका नाम है, नाम भी देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंटर ऑफ समथिंग, ये ट्राइब्यूनल के लिए चुना गया। ये डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अभी भी 27 लाख आदमी का कोई मतलब ये कोई क्लियर डिस्टिंक्शन है। आई एम रिसीविंग फोन कॉल एवरी डे फ्रॉम अ पुअर पीपल टू ब्यूरोक्रेट्स, जे हम लोग को क्या होगा? ये सारे, एक डॉक्टर जे एक दिन छुट्टी लेने का उसका मौका नहीं मिलता, वो एक दिन छुट्टी लेके मेरे पास आया, हमको कैसे अपील करना है ये दिखा दीजिए। और अपील प्रोसेस भी इतना कैम्बरसम है, ये ऑनलाइन, आप जानते हैं इंडिया में कितना डिजिटल डिस्पैरिटी है, ये भी 1000 शब्दों का अंदर ये ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन कर सकता। आपको कितना एडुकेटेड होना पड़ेगा तो ताकि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, ये भी 1000 का एक वर्ड लिमिट है। ये मतलब कैसे ये लोग ऐसा सोचता। और जो ऑफलाइन में किया गया था उसका रिसीविंग भी नहीं देना था, कहीं फेंक दे रहा है ये भी हम लोग को नहीं पता था। फिर भी हम लोग कोशिश किया, सारे सिटीजन सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और जो लॉयर प्रो बोनो इसको सपोर्ट करके दिया, बट हम लोग को पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं। ये लोग जो ट्राइब्यूनल बना 19 जजेस, वो लोग कलकत्ता में बैठेगा। आप सोचिए, आप बंगाल में आए कि जो कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आदमी को आने पड़ेगा ट्राइब्यूनल के लिए। और हम जो खबर मिला, हम एसओपी के हमारे थोड़ा जानकारी मिला, ये एक लंबा प्रोसेस चलते रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाएगा इसका बाद। और इसका साथ साथ ये सारे जो एंटाइटलमेंट है ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लिंक्ड रहते वोटर कार्ड का साथ। जैसे यहाँ ज़मीन खरीदना और बेचना भी बंद हो गया, क्योंकि ये इफ़ यू आर अंडर एजुकेशन, इफ़ योर वोटिंग राइट्स इन रिलेटेड, योर वेलफेयर स्कीम विल बी ऑल्सो सस्पेंडेड। ये काइंड ऑफ हैरेसमेंट फॉर द पीपल, आई कांट एक्सप्लेन। पीपल कितना परेशान है, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस काइंड ऑफ, इवन सम ऑफ द एनेक्डोट्स आई कैन describe online, the kind of harassment that people suffered because of this, under education, senior bureaucrat से लेके एकदम डोमेस्टिक वर्कर तक, ये सारे आदमी एकदम फ्रॉम नॉन पर्सनैलिटी मैं टू वही सोच रही हूँ साबिर साहब कि जितना पैशनेटली आप इन चीज़ों को कर रहे हैं और आप समझा रहे हैं, और ये बहुत ही एक डिग्निटी का सवाल तो है ही कि कैसे आपने एक उस देश में जिसमें आप पैदा हुए, पले बड़े, जिसमें आपके
बाबा और अजदाद यानी कि आपके एक लेगेसी आपकी रही, आपके दादा परदादा और आपकी जनरेशन्स यहाँ पर रही। अचानक से आप उनसे पूछ रहे हैं कि कागज दिखाओ कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि लोग क्या समझ रहे हैं, लोग इसे सिर्फ वोटिंग तक समझ रहे हैं कि वोट नहीं देने दिया जा रहा। अब इसमें क्या है भाई, अगर आप डेड हैं, माइग्रेट कर गए, ये कर गए, प्रूव करिए अपने आप को और वोट कर दीजिए। लेकिन क्या इसका जो लार्जर पिक्चर है साबिर साहब, क्या वो लोग समझ पा रहे हैं कि ये बैकडोर दरअसल एनआरसी है, कि आपको एक तरह से ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं, और अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, आपको उस वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको वो तमाम जो पॉलिसीज हैं सरकार से, जो आपको फायदे, वो तमाम चीजें मिलते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। यानी कि बस आप इस देश में रह रहे हैं और कब तक रह रहे हैं शायद ये भी नहीं पता। ये इसीलिए हम पहले से इसको बता रहा है, ये सिर्फ इस चुनाव का मुद्दा नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि ये सवाल ये सिटीजनशिप से भी जुड़ा हुआ। आप सेंसस नहीं कर पाए, 5 साल इसको हटाया, दूसरा डेटा नहीं निकल रहा, ये आपका पास ठोस एविडेंस मिल रहा, आप दिखाएगा, देखिए इतना सारे आदमी आपका सिटीजनशिप वोटर राइट्स का डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाया, ये उठाएगा। बावजूद ये सारे आदमी पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और बोर्ड एग्जामिनेशन सब कुछ देखे, फिर भी इसको प्रूव करने पड़ रहा, थोड़ा फुल स्टॉप, थोड़ा हाईपेन लेके आप लड़ाई कर रहा। और आपको या पता होगा जो बंगाली सारे वोटर लिस्ट एक्सेप्ट कोलकाता ये बांग्ला में है, और उर्दू, अरबी, फारसी ओरिजिन नेम को अगर बांग्ला में लिखा जाए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, एक आदमी का एक फ्रेंड आया था, उसका नाम है अब्दुल जब्बार, वो वोटर लिस्ट में जब ट्रांसलेट किया, जब्बर आ गया, संतू पाल आ गया, सब्जी पाल, इस तरफ का मतलब ये सारे चीज हम लोग के पास सारे एविडेंस है, हम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखा, कि किस तरफ का इनएफिशिएंसी आप इलेक्शन कमीशन का द्वारा दिखाया। इसका जो प्राइस है, ये सिर्फ ये इलेक्शन में नहीं जाएगा, ये जो दर्द मतलब किया इसमें, इसका जो मतलब एक दुख हुआ, ये जल्दी जाने वाला नहीं है। और उसका साथ एक यंग लड़का दोबारा वोट करने जा रहा, मुर्शिदाबाद से फ़ोन किया, और रात में सो नहीं पा रहा, क्योंकि उसके रात भर यही याद रहा जी क्यों हमको कि ये डिटेंशन कैंप में जाने पड़ेगा। उसका परिवार बाबा का आया, फादर का आया, माँ का, उसका नाम नहीं आया, तो किस तरफ का ये चीज़ हो रहा, वो सो नहीं पा रहा। हम लोग एक दूसरा रिसर्च भी कर रहा है, एसआईआर का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ में क्या। हम लोग को सेंटर जो लीगल एड चला रहा, आदमी आके रो रहा, भाई मतलब रो रहा जी, इसको कितना दिन तक इसको खींचेगा। और चीज भी अब हम लोग का रिसर्च में दिखाया, इसका इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट देखिए। एक दिन में जेरोक्स करना, एक जगह से एक जगह तालुकात में जाना, थोड़ा टिफिन किया, इसको हम पकड़ रहा 100 रुपया खर्चा हुआ, और एक दिन का रोज गया, नारेगा का जो 400 रुपया का जो तनख्वाह मिलता है, ये सब जोड़ के 4000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ सिटीजन को ये एक्सरसाइज में अब तक पार्टिसिपेट करने के लिए। और 1 करोड़ 16 लाख टाइम वेस्ट हुआ, स्कूल में क्लास नहीं हुआ, सारे बीएलओ को ये काम में इस्तेमाल किया। तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा ये इलेक्शन कमीशन, जो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए ये करना चाहिए, 3 महीना में ज़बरदस्ती करना चाहिए। इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये भी बहुत ज़्यादा, जो अभी एपिलेट में 2-3 दिन बेचारा आदमी आ रहा, आज के लाइन में खड़ा होके ये सब कर रहा, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जिंदगी में ये सारे भूल नहीं पाएगा। खुद द स्टेट इज डीलिंग विथ ओन सिटीजन इन ए वेरी क्रूड मैनर। दिस आई थिंक दे शुड गेट सम रिप्लाई बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। Yeah, and that is why we're seeing, such high voting percentage, because, people are replying in this way, because this is the only right they have. This is how they can reply. तो वो साफ तौर पर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, और ये एक तरह से दिल को चीर देने वाली चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, कि कैसे एक नागरिक को, एक सिटीजन को अपने आप को सिर्फ सिटीजन बने रहने के लिए, एक वोटर प्रूफ करने के लिए किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, किस तरह के मेंटल टॉर्चर से, किस तरह के इकोनॉमिक टॉर्चर से उसे एक तरह से गुजरना पड़ा है। आप सोचिए, एक शख्स को सिर्फ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, वो एक मजदूर है, वो एक दिन भर में 500, 700, 800 रुपए वो कमाता है, वो तो उसका गया ही।
और उसके बाद वो वोटर भी नहीं बन पा रहा है, उसे जो फायदे सरकार से मिलने वो भी उसके हाथ से गए, ये इलेक्शन भी गया। तो अब सवाल ये उठ रहा है साबिर साहब, और इससे पहले मैंने परकला प्रभाकर के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया था जी, और जी, और उन्होंने कहा कि ये एक तरह का पॉलिटिकल ब्लडलेस जेनोसाइड है। आई थिंक बहुत ही उन्होंने सही फ्रेज का, सही सेंटेंस का उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था, और आपसे भी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, और शायद उसका ठीक से जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा है कि इन लोगों का आखिर होगा क्या। Parkala ji said that they are making two kind of हिंदुस्तान वो बना रहे हैं, एक वो जिनके पास वोटर आईडी और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स, तमाम हक होंगे, एक वो जिनके पास वोटर आईडी तो गया, उसके साथ साथ उनके तमाम वो हक भी उनसे छीन लिए जाएंगे। लेकिन फिर ये सवाल कि उन लोगों का क्या होगा, ये लाखों लोग जाएंगे कहां? और बिहार में जिन लाखों लोगों का वोट छीन लिया गया उनके साथ क्या हुआ, उनकी बात भी कोई नहीं कर रहा है। These political parties, when election was there, they were very high in spirit. Election हो गया, रिजल्ट आ गया, and boom, gone. आई थिंक ये सवाल जो हम देखने मिल रहा है, जो एक तो अ सेंस ऑफ सेकेंड क्लास सिटीजनशिप, मेरा एक सेंस ऑफ सिटीजनशिप वो अभी मतलब शुरू हो गया जी, मेरा क्या होगा इसका बाद। और इलेक्शन के बाद ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाएगा जो ये सिटीजन का इलेक्शन का टाइम आप लोग जनता ही वीआईपीज है, आपका ऊपर निर्भर। बट जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, पास में किसी को नहीं मिलेगा, और ये जो लड़ाई चलेगा ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वी हैव सीन द रोल ऑफ जुडिशियरीज, बिकॉज they have talked for the past few days what will be their parks, what will be the security, but they haven't never spoken what will be the how fast we can ensure the restoration of ये सारे जो वोटर है उसका ये नागरिक जो अधिकार है इसको कितना जल्दी, इसका बारे में इवन सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये जल्दबाजी का काम नहीं है। क्यों आप ये इतना 3 महीने में इतना बड़ा काम करने दिया, ये भी हम लोग को पूछने चाहिए। और अभी बोल रहा जी ये 3 महीने में 2 महीने में होले में लाइए, और जो एसओपी आएगा, जो जब सो फार जितना हम नॉलेज गैदर किया, ये लड़ाई अभी चलते रहेगा। आसाम का जो ट्राइब्यूनल का एक्सपीरियंस हम लोग देखा, इवन ए डेड फैमिली मेंबर हैव प्रोड्यूस द डेड बॉडी इन फ्रंट ऑफ द ट्राइब्यूनल, भैया ये बंदा मर गया, अभी इसको छोड़ दीजिए। इस तरफ का जो नागरिक का जो एक्सप्लॉइटेशन, हैरेसमेंट आई कैन फोरसी, और आई कैन से इवन दे विल प्रिपेयर वेरी सून अ डिटेंशन कैंप इवन इन द Bengal. Those some people don't have for example those people who living on the river, जहाँ रिवर इरेशन हुआ, जहाँ सारे डॉक्यूमेंट खो गया, उसका वो कहाँ मिलेगा? जो होमलेस बंदा है, जो रेड लाइट एरिया में रहता, जो थर्ड जेंडर है, उसका पास भी तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि स्टेट ने नहीं दिया। हम लोग सारे कलकत्ता शहर में जो फ्लाईओवर का नीचे रहने वाला आदमी है, हम लोग जब 15 साल पहले काम किया तो इलेक्शन कमीशन वो सो जेनरस बोला था, जो इसका पास जो इलेक्ट्रिक पिलर है वही उसका एड्रेस बन जाएगा। और अभी देखिए इतना सारे डॉक्यूमेंट के भी बावजूद ये लोग डिनाई कर रहा। तो ये जो साबिर साहब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आसाम मॉडल जो है वो वेस्ट बंगाल पर लागू होने जा रहा है, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये जो लाखों वोटर्स, खासतौर पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है या फिर उनको एजुकेशन में डाल दिया गया है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है उस लिस्ट में वो हैं, और अगर माना कि वो वोटर लिस्ट में वापस नहीं आ पाते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक आसाम मॉडल जो है वो वेस्ट बंगाल में पूरी तरीके से लागू हो सकता है, even if Mamata Banerjee comes back in power? Because there are, despite Mamata Banerjee comes into the power once again, I know the way the central government has, executed the Waqf bill और सारे जो central force लेके, I can see somehow, this is my apprehension, seeing the instance of Assam and elsewhere, they will try. I don't have a confirmed information, but they started identifying the places for construction of detention camp in 2 locations. They have started that. I don't have a confirmed information, but we should not trust them, because
the way they have treated the minorities in India, especially in Bengal and Assam, the Assam model can be replicated here. You know, एंड व्हाट अबाउट द हिंदू वोटर्स जो जो इसमें शामिल नहीं है, जिन मथुरा की आप बात कर रहे थे, उनका क्या, दलित वोटर जो है उनका क्या? क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें हिंदू भी हैं। और जब हमने आसाम में एनआरसी देखा था तो हमने ये देखा कि मुसलमानों से ज्यादा बड़े पैमाने पर हिंदू थे जो उस लिस्ट में शामिल थे, और इसीलिए वो एक तरह से फेल एक्सरसाइज साबित हो गई फिर। One ray of hope that this time people will vote against this exploitative SIR, so थोड़ा ताकत यहाँ मिल जाएगा। This दूसरा for the Matua, still there is a provision under CEA to give them citizenship and bring back in the fold of, but what is there for the minorities? Despite being they have no connection with any other country, despite the being fact the whole supporting documents they have gathered, because of the fear of the NRC they have started collecting. That's why 2002 से they can link with the most of the person, but ये जो logical discrepancy का, I think the judicial probe should conduct what has happens in the name of conducting SIR, and these officials should be brought in under law to the kind of things, unlawful activities they have. I think the kind of things they have done, disrespecting the citizen right, that should be also looked into. very important point, साबिर साहब, you have just mentioned कि, और मैं इससे मुझे याद आया कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनसे पूछा गया कि जो मथुआ कम्युनिटी है, जिसको आपने ये कहा कि भाई आप उसको वोटर बनाएंगे, बड़े पैमाने पर उनके वोट कटे हैं और वो तो बीजेपी वोटर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीए के तहत हम उनको सिटीजन बना लेंगे, तो उनका मसला तो वहां पर हल हो जाता है। लेकिन वही बात जो आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बहुत ही सही बात यहां पर बोली कि फिर मुसलमानों का क्या, उनके साथ क्या होगा? तो क्या उनके लिए वो डिटेंशन सेंटर है, या फिर आपको लग रहा है कि जुडिशरी अभी भी, आपको लग रहा है कुछ इंसाफ की उम्मीद आपको उनसे लग रही है? क्या आगे कुछ हो सकता है? क्योंकि 4 मई को तो ये पता चल जाएगा दीदी आई या गई, but what is left after that for the voters who were not able to vote, or especially the Muslim voters? I think fight for the justice of deleted voters should not end with 4th May. I have a big hope in Bengali intellectual who should in a sustained manner raise this issue to the national audience, national people, citizens, draw the attention. This is not only confined to the West Bengal, it should be applicable to anywhere. So come together, and the fight for the justice of the deleted voters should go on, and so that political parties should also speak and in this line. And second things, I think some empathetic or sympathetic role from the judiciary, because in the past we have seen judiciary has played very active role in ensuring the rights of the different minorities. So they should come forward, seeing the plight of the people who is our own citizens. They don't belong to anywhere. That can be said with some degree of certainty. No doubt about that. They are all citizens, because ये जो मुद्दा उठाया जे ये बांग्लादेशी and Rohingya, election commission has categorically says this is not our job. Home minister say that the elections commission should, but from the very beginning of the SIR data analysis, no single instance of Rohingyas or Bangladeshis came into forefront. So us, who are the Rohingyas? We are not with the people who are coming from the foreign country, but this is our own people, our own voter. So the country as a large, the right-minded people across the country should come forward, raise their voice, because the only option lies with us, raise our voice. We can't exit to other nation, because this nation is belong to, as a Muslim, to this India itself. So I think the concerned citizen will, not only West Bengal, across the country should raise their voice to restore the justice, restore the rights of the voters who are just wrongfully deleted. So I think we pray and we appeal to the people to come forward to join hands together for the restoration of the rights of the people, of their own people.
बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल आपसे, और मैं ये सोच रही थी जब आप ये तमाम बातें कह रहे थे कि आज़ादी के इतने साल बाद भी मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी, उनका वोटिंग राइट, कि वो शहरी हैं या नहीं, ये बनकर रह गया। आप सोचिए ज़रा कि उनके यहाँ अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, उनकी सड़कें वहाँ साफ़ होनी चाहिए जहाँ वो रह रहे हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज़ मिलें, वो कैसे बेहतर कारोबार, जॉब्स कर सकते हैं, वो अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये सब अब सेकेंडरी हो गया है, या फिर अभी फिलहाल जिस तरह से जिस मुश्किल में उनको डाल दिया गया है SIR नाम की ये बला लाकर, वो आप ये सोचिए कि उनके लिए सब कुछ अब ये रह गया है कि वो शहरी बने रहें, वो इसी देश में रहें, बाकी तमाम चीजें वो कर लेंगे। तो यहाँ आकर खड़ा कर दिया गया है, और हो कहाँ रहा है, वेस्ट बंगाल जैसे जगह में शायद जहाँ का कभी सोचा नहीं गया था, और उस सब से भी, उस सब के बीच डिलिमिटेशन जैसी एक प्रोसेस भी लाकर उसको ट्राई किया जाता है कि चलिए नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है खाई और पैदा की जाए, और नॉर्थ साउथ की जरूरत ही ना पड़े, और नॉर्थ से ही हम अपनी सीटें लेकर सत्ता में बने रहें। तो ये सब भी किया जा रहा है, इसको भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। लास्ट मेरा क्वेश्चन बस आबिद साहब की, अगर बीजेपी सत्ता में काबिज होने पर कामयाब अगर हो जाती है 0.1%, जस्ट गिवन दिस सिनेरियो, सो देन व्हाट विल हैपन, और अगर ममता बनर्जी वापस आ जाती हैं तो क्या ममता बनर्जी पर यह पूरा ओनस है कि वो वोटर्स जो उनके रहे, जो उन्होंने क्लेम किया, उनको वो पूरी लड़ाई लड़के वो वापस उनको उस लिस्ट में लेकर आए? क्या ऐसा वो कर पाएंगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या? अगर ममता बनर्जी सत्ता में फिर वापस लौट आए, इसका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए जितना वोटर रॉन्गफुली जिसको डिलीटेड किया है उसको रिस्टोर करना। आई थिंक दैट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। और उसका लिए जो लड़ाई करना सिर्फ बंगाल में नहीं, दिल्ली में जाके, सी इज ए फाइटर। आई थिंक सी शुड फोकस्ड, आई वी विल ऑल्सो एज ए मेंबर ऑफ सिटीजन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन विल मेक एन अपील दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। 90 डेज के अंडर ये एक मतलब दबाव बना के, एक मूवमेंट बना के उसको रिस्टोर में, उसका राइट रिस्टोर करने के लिए ये लड़ाई में जारी रहना चाहिए। ये आई थिंक दैट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। फॉरगेट अबाउट अदर कमिटमेंट्स ही हैज मेड। दिस इज शुड बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ममता गवर्नमेंट शुड। अगर बीजेपी आएगा, आई थिंक ये सिर्फ बंगाल का लिए नहीं है, सारे देश के लिए जो जितना पावर का इस्तेमाल किया, ये एक मतलब अगली वे ऑफ शोइंग पावर। ये डायरेक्ट ब्लो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, डायरेक्ट ब्लो टू द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। आई थिंक दिस इज बैड फॉर India. This is not about a Bengal issue. That will be the bad precedent. They can do anything to anywhere, despite overwhelmingly people want to vote for against them. The kind of fascism they have shows, but this will be bad for. Let's see. I think Bengal people is a very prudent. They have wisely voted. They have a long tradition of social cohesion, harmony. The concept of one of the book here by Bharatir Hindu Musalman Jukta Sadhana, the culture of working together. It's not only in theory but in practice they show respecting each other. That to fulfill that constitutional value, I think Bengal will show the path, and there is a theoretical aspect, both practically, because the cultural intimacy which India need to protect its constitutional value, the Bengal can show the path to the entire India. So with this hope, I think we'll wait for 4th May. बिल्कुल, 4 मई का इंतजार करना होगा। 4 मई के बाद अगर ममता बनर्जी की वापसी होती है तो क्या ममता बनर्जी की टॉप प्रायोरिटी में क्या ये होता है, और अगर नहीं होता है तो क्या सिविल सोसाइटी और तमाम लोग जो हैं वो क्या उनके ऊपर उतना प्रेशर बनाने में कामयाब रहते हैं? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश कि पश्चिम बंगाल में वो अपनी सरकार बनाए, सत्ता में आए, वो एक तरह से उनका ख्वाब रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती वो कहते हैं कि वहाँ से ही शुरुआत हुई थी और वहाँ वो
सरकार बनाना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। पिछली बार हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से वो एक बड़े कंटेंडर के रूप में वो उभरे हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने तमाम, कह सकते हैं कि जैसे घोड़े होते हैं ना, वो सब खोल दिए हैं। तो देखना यह है कि कामयाबी मिलती है या फिर नहीं मिलती है, और उसके बाद इन तमाम वोटर्स का फ्यूचर क्या होता है, इस पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क ही है, ये तमाम बातें करने के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका नाउस नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।